गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ, तो आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन, देन वेरिएंट्स ऑफ कोरोना वायरस कोविड-19, कितने ज़्यादा वेरिएंट्स हैं और कितने ज़्यादा हार्मफुल हैं। वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बट जो हार्मफुल वेरिएंट्स हैं वो कुछ मैंने नोट किए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करेंगे म्यूटेशन की। कोई भी देखो, सबसे पहले जब कोरोना वायरस आया था तो चाइना के वुहान शहर से आया था। जब वो वहाँ से निकला था तो क्या था, सिंगल था। सिंगल मीन्स मतलब उसका सिंगल वेरिएंट था, नहीं पता था किसी को। उसके बाद क्या हुआ, इसके कई वेरिएंट्स बने। इंडिया में आया, वहाँ म्यूटेशन हुआ, ब्राज़ील में गया, वहाँ म्यूटेशन हुआ, कहीं और गया, वहाँ म्यूटेशन हुआ। तो कई म्यूटेशन हुए। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन मीन्स कोई भी चीज़ जो ओरिजिनल चीज़ होती है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें सडन चेंज हो जाना, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें चेंज हो जाना, या डुप्लीकेशन करता है, रेप्लिकेशन करता है, उसमें चेंज हो जाना, वो एक तरह का म्यूटेशन होता है। ह्यूमन में भी देखने को कई जगह मिलता है। जैसे कुछ लोग बात करें, जैसे अगर ट्वेल्थ लेवल की बात करें तो मेंडेलियन डिसऑर्डर वगैरह होते हैं, वो भी एक तरह का म्यूटेशन ही है। कुछ ऐसे एलियन जीन्स का मतलब जिनका नेम नहीं पता है ना, जो अननोन जीन है, हम उनको एलियन कह देते हैं। जैसे अगर हम पृथ्वी के बाहर की चीज़ की बात करें तो उनको क्या कहते हैं, हम एलियन ही कहते हैं, क्योंकि वो अननोन है, इसलिए हम एलियन कहते हैं, जानते नहीं है। तो कुछ एलियन जीन अगर आ जाते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और वो इनहेरिटेड हो जाते हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन जो होती है वो म्यूटेंट होती है। ठीक है, म्यूटेंट का मतलब ये नहीं है कि जो मूवियों में भी देखा है, एक्स मूवीज़ में निकलते हैं वो लोगन के पता नहीं क्या त्रिशूल वगैरह निकलते हैं, या हाथों से चाकू निकलते हैं, तो वो म्यूटेंट, वो तो खैर आर्टिफिशियल होता है, वो दिखाते हैं, वो कंप्यूटराइज्ड होता है, वो म्यूटेशन नहीं होता। म्यूटेशन का मतलब होता है, जैसे अगर आपने देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं कि जिनकी सिर बहुत बड़ा होता है। ठीक है, सिर बहुत बड़ा होता है, उनको क्या होता है कि नॉलेज उतना ज़्यादा नहीं होता है, उनका माइंड जो एबिलिटी कम होती है। ठीक है, नॉर्मली अगर हम माइंड का देखें ह्यूमन का तो 1350 होता है, उसका 1350 सीसी होता है, सीसी। ठीक है, क्यूबिक सेंटी इसका जो होता है वो 1350 होता है। बट वहाँ पर अगर देखें तो उनका माइंड जो होता है वो क्यूबिक में कम होगी, इसकी वैल्यू भी कम होगी, तो वो उन लोगों को हम क्या कह सकते हैं, म्यूटेंट कह सकते हैं। तो जैसे ये वेरिएंट है, कोरोना का वेरिएंट है, तो ये भी क्या है, ये म्यूटेट हो रहा है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि अपने आप में नेक्स्ट जनरेशन में चेंज कर देना, या स्ट्रॉन्ग बना लेना। तो म्यूटेशन समझ में आया होगा। तो ये क्या है कि वेरिएंट है, कोरोना क्या कर रहा है, बार बार म्यूटेंट में ये है कि मतलब ज़्यादा अगर देखें इसको तो कन्वर्ट होते जा रहा है, न्यू स्पीसीज में कन्वर्ट होते जा रहा है, ये म्यूटेंट वेरिएंट है। तो जैसे इंडिया में आया, वहाँ से इंडिया में आया, अब क्या हुआ कि इसने रेप्लिकेशन किया। रेप्लिकेशन करने के बाद क्या हुआ, हमारी बॉडी से इम्यूनिटी लेता है, हमारी बॉडी की जो राइबोसोम है, राइबोसोम से क्या करता है, खुद का प्रोटीन कन्वर्ट करवाता है, खुद का प्रोटीन बनवाता है। तो वहाँ पर क्या हुआ, ये धीरे धीरे क्या करेगा, म्यूटेंट हो गया। इंडिया में आया तो वहाँ अलग क्लाइमेट मिला, अलग न्यूट्रिशन मिला, तो क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में ये और ज़्यादा हार्मफुल हो गया। और कई जगह ऐसा है कि कई जगह, और यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी है, तो यूरोप को उतना हार्मफुल नहीं है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ की डेल्टा वेरिएंट क्या होता है, डेल्टा वेरिएंट भी देखेंगे, जो इंडिया में है वो डेल्टा वेरिएंट है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अब तो डेल्टा प्लस भी नोटिस किया गया है, तो वो भी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, ये वेरिएंट, ये WHO ने कॉमन नेम दिए हैं, डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा। क्यों दिए? क्योंकि बीच में क्या हुआ कि यूके का, कि जैसे चाइना से इसका ओरिजिन हुआ, तो चाइना के बारे में तो कोई नहीं बोला था कि वुहान शहर से आया। बट क्या था कि ये यूके का बोलते थे कि ये यूके का कोरोना वायरस है, ये इंडिया का कोरोना वायरस है, ये ब्राज़ील का कोरोना वायरस है। तो वहाँ के जो तो इससे क्या था कि वहाँ के जो नेता थे या फिर जो हेड ऑफ मेडिकल थे, तो उन्होंने कहा कि इससे तो हमारे देश का नाम बदनाम हो रहा है ना, जहाँ से चाइना निकला वहाँ से नहीं बदनाम हुआ। मतलब वो चाइना को तो उन्होंने बदनाम नहीं किया, लेकिन खाली सबको पता है कि वहाँ से निकला, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं बोलता। तो इन्होंने क्या कहा, ये गए डॉक्टर हिरोनी नाकाटानी के पास। कौन है? WHO के हेड जो है उनके पास गए ये। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका देखो साइंटिफिक नेम जो है वो ये है, बट साइंटिफिक नेम से कोई नहीं बुलाता। साइंटिफिक नेम से कौन बुलाता है? डॉक्टर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें कुछ कॉमन नेम चाहिए ना। अब कंट्री के नेम से बुलाएंगे तो कंट्री का नाम बदनाम होगा, तो इसलिए ये लोग गए WHO के पास गए, तो उन्होंने वहाँ कहा कि
ऐसी सिचुएशन है तो इन्होंने क्या कहा है, कॉमन नेम दे दिया। कॉमन नेम दे दिया इन्होंने कहा कि ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड दे दो। ग्रीक और लैटिन वर्ड जो होते हैं वो हमेशा इसी काम के लिए यूज आते हैं, और ग्रीक और लैटिन जो वर्ड है वो मतलब जो लैंग्वेज है वो डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज मतलब जो ख़त्म हो चुकी है, बोली नहीं जाती है, लेकिन कुछ लोगों को पता है कि क्या होते, तो वो उस हिसाब से ही नेम दे देते हैं, जैसे ग्राफी वगैरह और या फिर इस टाइप के टेक्सोनॉमी, ये सब क्या है, ग्रीक वर्ड ही हैं, ये ग्रीक और लैटिन वर्ड से ही आए, या किसी का नॉमेनक्लेचर टेक्सोनॉमी में जो भी नॉमेनक्लेचर किया गया है तो वो ग्रीक वर्ड ही हैं, ठीक है, पाइसम डाइबम ये सब चीज़ें। तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इसे कॉमन नेम देती है। अगर हम यूके के वेरिएंट की बात करें तो उसका साइंटिफिक नेम B117 होता है, ठीक है, B117 हो गया, बट इसको नेम WHO या फिर कॉमन नेम क्या दिया, अल्फा, ठीक है। साउथ अफ्रीका B1351 बीटा, ब्राजील का था P1, गामा दे दिया इसको नेम। इंडिया के 2 वेरिएंट थे, एक कापा और एक डेल्टा, B16172 एंड B16171। तो 172 जो था उसको हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बट जो कापा है ये, ठीक है, ये उतना हार्मफुल नहीं है। तो ये जो है डेल्टा वेरिएंट बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, और अब तो डेल्टा प्लस भी नोटिस किया जा चुका है। अब डेल्टा प्लस, ये डेल्टा क्यों हार्मफुल है, देखो सबसे पहले तो अगर मान लो किसी को ये हो गया, अफ्रीकन हो गया, ये बीटा हो गया, अल्फा ये बीटा कुछ हो गया, तो उसको हम हॉस्पिटल में ले गए, ठीक है, हॉस्पिटल में ले गए, तो हॉस्पिटल में तो और भी पेशेंट होंगे, हो सकता है कि वहाँ से डेल्टा मिल गया उसको, डेल्टा मिल गया, डेल्टा बॉडी के अंदर एंटर कर गया, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होगा ना उससे, फिर वो आदमी बचेगा नहीं बचेगा हम नहीं कह सकते। तो ये डेल्टा बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, और इस समय सेकेंड फेज में डेल्टा ही चल रहा है। हालांकि सेकेंड फेज ख़त्म होने वाली है, और ये जुलाई आते आते पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। जैसे पिछले टाइम पे हमें 3 महीने मिले थे, हो सकता है इस बार भी 3 महीने मिले, और कहीं जाके नवंबर में हो सकता है थर्ड फेज भी आएगी। थर्ड फेज यानी कि बच्चों के लिए ज़्यादा हार्मफुल होगी, लेकिन बच्चों की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, अच्छी खासी इम्यूनिटी होती है, तो बच्चों के लिए उतना हार्मफुल नहीं होगा। तो जो फर्स्ट देखो, जैसे फर्स्ट वेरिएंट था वो उतना हार्मफुल नहीं था, लेकिन सेकेंड बहुत ज़्यादा हार्मफुल था। सेकेंड ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट आ गया था, कई सारे वेरिएंट्स थे उसमें। तो ऐसा नहीं कि ये अफ्रीका का वेरिएंट है या फिर ये ब्राज़ील का है या फिर यूके का है तो इंडिया में नहीं आ सकता। तो इंडिया में भी ये पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, चाहे वो कहीं का भी वेरिएंट हो, पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। अभी तक सबसे ज़्यादा खतरनाक डेल्टा वेरिएंट को ही बताया जा रहा है। कोविड अटैक ऑफ ह्यूमन बॉडी, फंक्शन ऑफ कोविड इन ह्यूमन बॉडी, एंड रेमडेसिविर कैसे वर्क करता है, ब्लैक फंगस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। क्या होता है, देखो अगर हम कोरोना वायरस जो है उसका हम जेनेटिक मटेरियल देखें तो उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA, ठीक है, RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो गया, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो राइबोज न्यूक्लिक, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड है। DNA क्या होता है, डबल स्ट्रैंड। DNA का डबल स्ट्रैंड होता तभी तो इसका जो चेकअप होता है कोविड-19 के चेकअप के लिए क्या करते हैं, RT-PCR करते हैं, RT-PCR टेस्ट करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें UCAG, यूरेसिल, साइटोसिल, एडेनिन एंड गुआनिन, ये क्या है, ये इसके न्यूक्लिक बेसिस होते हैं। न्यूक्लिक बेसिस होते हैं, तो न्यूक्लिक बेसिस की बात करें तो ये अगर हम साइटोसिन इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर DNA की बात करें तो यहाँ से G ऐड रहता है, गुआनिन ऐड रहता है, ट्रिपल बॉन्डेड, और DNA में U नहीं होता है, वहाँ पर यूरेसिल नहीं होता है। यूरेसिल की जगह पे क्या होता है, थाइमिन होता है, T, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंड है, RNA है, ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, ये होता है कोविड-19 में। तो RNA सिंगल स्ट्रैंड से हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। हम डिटेक्ट करने के लिए क्या करना है, देखो एक रिएक्शन होती है कि हम प्रोसेस कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का मतलब होता है DNA से जब हम प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं, RNA में mRNA कन्वर्ट होता है, DNA to mRNA, DNA to mRNA, mRNA मीन्स मैसेंजर RNA। DNA टू mRNA में जब कन्वर्ट होता है, जब DNA RNA में कन्वर्ट होता है, DNA क्या करेगा, RNA का प्रोडक्शन कर देगा और अपने आप सेम वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। DNA से हमने RNA बना दिया, ट्रांसक्रिप्शन, मतलब डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड बना दिया, ट्रांसक्रिप्शन। वहीं अगर हम
सिंगल स्टेन से डबल स्टेन करें, इस प्रोसेस को हम उल्टा कर दें, उल्टा कर दें तो क्या है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो जाएगी। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में ये वही करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से एक स्टेन और लगा देते हैं, एक तरह से जैसे चैन होती है, चैन जैसे जो हम चैन लगाते हैं तो उसको हम डबल कर देते हैं ऐसे, तो समझ लो डबल कर देगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, क्या देखते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे और तब क्या करेंगे, तब इसके न्यूक्लिक बेसिस को देखेंगे, तब पता चलेगा कि जो ह्यूमन है वो इन्फेक्टेड है कोविड से या नहीं है। ये करीब 35 to 36 बार चेक किया जाता है ये, तो तब पता चलता है। किसी के ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होगा, अगर उसके ज़्यादा कोविड-19 के लक्षण होंगे तो क्या होगा, 2-5-6 बार में ही डिटेक्ट हो जाएगा, नहीं तो कई बार करते रहते हैं। और अगर वही 30-35 करीब ही करते हैं, बार डिटेक्ट करते हैं, अगर नहीं हुआ तो कह देते हैं कि ये कोरोना वायरस नहीं है, निगेटिव है, ठीक है। अब कोविड अटैक ऑन ह्यूमन बॉडी, कैसे अटैक करेगा ह्यूमन बॉडी पे, ये हमेशा हमारे फेफड़े को हम इफेक्ट करता है, ठीक है। तो कोविड क्या होता है, कोविड एक इसमें क्या स्पाइक्स लगे रहते हैं, ठीक है। तो स्पाइक, ये स्पाइक प्रोटीन हो गया, स्पाइक प्रोटीन। और हमारी जो सेल्स होती है, जो हमारी सेल है उसमें इस टाइप के रिसेप्टर लगे रहते हैं, ठीक है। इस टाइप के रिसेप्टर लगे रहते हैं जो हमारी सेल है। रिसेप्टर तो कोरोना का जो ये वायरस है, ये क्या करेगा, अपना स्पाइक प्रोटीन यहाँ पे चिपका लेता है, स्पाइक प्रोटीन चिपका लेता है। और ये क्या करता है, जो भी चीज़ इस पर चिपक जाए, एक बार रिसीव हो जाए, रिसेप्टर है हमारी सेल जो है ह्यूमन सेल, इसका रिसेप्टर है, जो भी यहाँ पर चिपक जाएगा उसको अंदर लेके चले जाएगा। वो हमेशा ये सोचता है कि ये जो है वो इसेंशियल है, इसेंशियल फॉर द सेल, बट उसको नहीं पता है कि ये हार्मफुल इफेक्ट दिखाएगा, वायरस है, लेकिन वो अंदर को ले लेता। तो इसी रिसेप्टर की हेल्प से क्या करता है, ये अंदर को बॉडी में चले जाता है, अंदर को बॉडी में एंटर कर जाता है और उस पर हमारी बॉडी पे अटैक करेगा, अटैक कर देगा, बॉडी पे अटैक करेगा। और क्या करेगा, हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको कमज़ोर कर देता है, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करेगा। अब ये अटैक कैसे करता है, फंक्शन ऑफ कोविड इन ह्यूमन बॉडी, मतलब क्या फंक्शन क्या होगा, ये क्या करता है, जो हमारा हमारी प्रोटीन फैक्ट्री क्या होती है, सेल में जो प्रोटीन फैक्ट्री होती है इसे क्या कहते हैं हम, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। ये क्या करेगा, राइबोसोम में अटैक करेगा। या राइबोसोम, अब जो राइबोसोम है उसको नहीं पता, उससे जो ऑर्डर दोगे वो वही करके। सपोज दैट एक फोटोस्टेट मशीन होती है, फोटोस्टेट मशीन में आप चाहे ब्लैंक पेपर रख दो, चाहे भरा हुआ रख दो पेपर, चाहे किसी की रिपोर्ट रख दो, चाहे कुछ भी रख दो, वो क्या करेगा, फोटोस्टेट कर देगा, उसको नहीं पता, उसको बस फोटोस्टेट करने से मतलब है। तो वही ये राइबोसोम है, इसको केवल प्रोटीन बनाने से मतलब है। और चाहे आप किसी भी चीज़ के प्रोटीन बनाओ, क्योंकि जो फर्स्ट लेयर थी, फर्स्ट लेयर क्या थी, रिसेप्टर वाली लेयर थी, वही तो डिफेंस है ना, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है फिर तो वहाँ ये सेल, तो वहाँ पर नहीं रोका, वहाँ से अंदर चले आया है कोरोना वायरस। तो राइबोसोम तो कहेगा कि उसने अगर अंदर लिया है उस चीज़ को, तो वो क्या होगा, इसेंशियली होगा वो चीज़ हमारी बॉडी के लिए। तो वो क्या करेगा, अब यहाँ से क्या करता है, ये बनाने लगता है कोरोना वायरस का प्रोटीन, आरएनए का सिंथेसिस करने लगता है। तो ये क्या करेगा, इसको कंटिन्यू बनाते जाता। तो कोविड क्या होता है कि बनाते जाता अपने, और कई बहुत ज़्यादा क्या करेगा, बहुत ज़्यादा संख्या में क्या बना लेता है, प्रोटीन बना लेता है और रेप्लिकेशन करते रहता है। तो रेप्लिकेशन करते रहता है तो बहुत ज़्यादा संख्या में हमारी फेफड़े में फैल जाता है, और वही क्या करता है, हार्मफुल इफेक्ट दिखाता है। जब उसकी संख्या बढ़ जाती है तब वो क्या करता है, तब हमारी बॉडी पे अटैक कर देता है और हमें फीवर आना स्टार्ट होता है, ठीक है, फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा। वही इसके बचाव के लिए क्या करते हैं हम, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइजर क्या करता है, कोरोना वायरस को मार देता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम पी लें कोरोना सैनिटाइजर को और ख़त्म हो जाए, तो वो वहाँ पर वर्क नहीं करेगा, हो सकता है कि आदमी निकल ले। तो ये केवल बाहर के लिए, एक बार एंटर कर गया बॉडी में तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट दिखाता है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बताई डॉक्टर ने, पैरासीटामोल देते हैं, उसके बाद क्या है, क्वारंटाइन रहो, काढ़ा वाड़ा पियो, बहुत सारी चीज़ें थी उस टाइम पे। बट अगर कोई ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट दिखाता है कोरोना वायरस, अगर किसी की बॉडी में कुछ ज़्यादा सीवियर पेशेंट है, ठीक है, मॉडरेट, अगर मॉडरेट है, माइल्ड तो ठीक हो जाता है घर में रह के, मॉडरेट भी करीब करीब ठीक हो जाता है। जो अगर सीवियर है, जिसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जिसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, तो उसके लिए क्या करते हैं, रेमडेसिविर दिया जाता है। रेमडेसिविर क्या किस लिए देता है, रेमडेसिविर वर्क क्या करता है, रेमडेसिविर तो पहली बात तो एक प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग क्या करता है, बॉडी में एंटर करने के बाद
अपना असर दिखाता है। ऐसे वायरस भी जो है, वायरस भी बॉडी में एंटर करने के बाद अपना असर दिखाता है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि एक प्राणी है, ऑर्गेनिज्म है, तो प्राणी है, तो अगर हम प्राणी जगत की बात करें तो उसके लिए कंडीशन होती है कि वो जो है वो सांस लेना चाहिए, उसको कोई भी प्राणी है वो सांस लेना चाहिए, उसी को हम प्राणी जगत में रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि प्राणी नहीं है, ये क्या है, एक बीच का है, एक्सेप्शन है ये, क्योंकि ये क्या करता है, जब बाहर रहेगा बॉडी के बाहर तो न्यूट्रल फेज में पड़ा रहता है, और बॉडी के अंदर जैसे एंटर करेगा तो वो अपना असर शो करता है, ठीक है। तो रेमडेसिविर कैसे, रेमडेसिविर एक प्रो ड्रग है, इसको बनाया था एक अमेरिकन जिलेट कंपनी है, उसने बनाया था इबोला वायरस के लिए, ठीक है, इबोला वायरस के लिए बनाया था। इसी को क्या किया, अब अमेरिका ने तो दिया नहीं, लेकिन अमेरिका ने 2 कंपनी को अपना मतलब दे दिया है कि आप बना सकते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो एक हेट्रो नाम की कंपनी है इंडिया में, और एक सिपिला। तो हेट्रो नाम की कंपनी है, कोविफोर नाम से आता है, और जो सिपिला है उसको इसने अपना सिपिला और रेमडेसिविर का नाम कंबाइन करके सिप्री में रख दिया, ठीक है। तो ये नॉर्मली 4 से 5 हज़ार का आता है अगर हम एक डोज की बात करें 4 से 5 हज़ार की डोज आती है, लेकिन ये ब्लैक मेल बहुत ज़्यादा, अगर उसकी बात करें तो ब्लैक मार्केट में बहुत ज़्यादा बिका है, ये 40 से 50 हज़ार तक की भी बिका है। तो ये वर्क कैसे करता है रेमडेसिविर, अगर मान लो कि कोई ज़्यादा सीवियर पेशेंट है, तो अगर हम देखें कोरोना वायरस का देखें अगर हम, तो उसके न्यूक्लिक बेसिस में क्या होता है, UCAG, ठीक है, यूरेसिल, साइटोसिल, एडेनिन और गुआनिन, ये न्यूक्लिक बेसिस होते हैं इसके। तो साइंटिस्ट ने इसको बनाया, तो साइंटिस्ट ने कहा कि इसको कैसे तोड़ा जाए। देखो ये सारे ड्रग जो ये रेमडेसिविर है, ये जरूरी नहीं कि कोरोना वायरस के लिए ये वर्क कर रहा है, सभी वायरस के लिए, एंटी वायरल ड्रग हुआ है, सभी के लिए वर्क करेगा। और जो RNA स्टेन होता है वायरस में, मोस्टली RNA स्टेन ही होता है, तो ये होता है RNA, यूरेसिल, साइटोसिल, एडेनिन और गुआनिन। तो इसमें रिप्लेस करना, सबसे पहले तो देखो रिप्लेस, अगर हम इसमें से एक को भी रिप्लेस कर देंगे तो चेन टूट जाएगी। चेन टूट जाएगी तो चेन टूटने के बाद क्या होगा, चाहे भले ही राइबोसोम, कोरोना वायरस कितना भी राइबोसोम से अपनी फोटोकॉपी करवाए, कुछ भी करवाए, बट अगर एक बार चेन टूट गई, चेन ब्रेक हो गई, तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। फिर उसकी जो फोटोकॉपी हो रही है या फिर जो उसका रेप्लिकेशन होगा बॉडी में, वो रुक जाएगा, और जो बची हुई जो कोरोना वायरस होगा उसको क्या है, हमारी एंटीबॉडी ख़त्म कर देगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर हम देखें तो रेमडेसिविर जो एडेनिन है यहाँ पर, तो एडेनिन को तोड़ना बहुत ज़्यादा इजी था, बाकियों को तोड़ना बहुत मुश्किल था। तो इन्होंने क्या किया, रेमडेसिविर को एडेनिन की स्ट्रक्चर के जैसे मिलता जुलता बना दिया। ये GS441524 एक्टिव फॉर्म है, ये है रेमडेसिविर। और एडेनिन की बात करें तो एडेनिन की भी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, और रेमडेसिविर की भी सेम स्ट्रक्चर ऐसी बना दी इन्होंने, और ऐसी स्ट्रक्चर बना दी। अब क्या किया, जो राइबोसोम था, राइबोसोम क्या कर रहा था वहाँ पर, ये चैन है राइबोसोम की, ये बना रहा था मतलब फोटोकॉपी बना रहा था, या फिर वही होता रहा, रेप्लिकेशन हो रहा था। तो यहाँ पर जो एडेनिन था, UCAG इस टाइप के था, तो जो एडेनिन था यहाँ पर इन्होंने क्या किया, नकली एडेनिन डाल दिया। क्या डाल दिया यहाँ पर, रेमडेसिविर डाल दिया। अब रेमडेसिविर यहाँ पर आ जाएगा तो क्या होगा, चेन ब्रेक हो जाएगी। चेन ब्रेक होने के बाद क्या होगा, ये जो है रेप्लिकेशन इसका रुक जाएगा, वहीं पे अगर हम देखें, जैसे रेमडेसिविर किसी को दे दिया तो उसके बाद क्या था, ये रुक गया, ठीक है, रेप्लिकेशन रुक गया। लेकिन कोरोना वायरस के अंदर एक डिटेक्ट एंजाइम होता है 3 to 5 एक्सोराइबोन्यूक्लियस, 3 to 5 एक्सोराइबोन्यूक्लियस। ये क्या करता है, ये इसको पहचान लेता है और कहता है कि ये जो है, ये एडेनिन रियल नहीं है, ये क्या है, कुछ और चीज़ का है, डुप्लीकेट है। तो ये क्या करेगा, इसको निकाल के बाहर फेंक देगा, दोबारा से कोरोना वायरस की जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो डॉक्टर ने क्या करा, डॉक्टर ने बार बार रेमडेसिविर दिया। कोई भी सीवियर अगर पेशेंट है तो एक बार रेमडेसिविर दिया, तो इसने यहाँ पर पहचान लिया इसने कि ये रेमडेसिविर है या फिर कोई और चीज़ है, तो इसको हटा दिया 3 to 5 एक्सोराइबोन्यूक्लियस ने। फिर डॉक्टर ने क्या किया, फिर दिया, दिन में 6 बार ड्रग दे दिए, तो दिन में 6 बार ये आ गया। तो ये भी क्या हुआ, ये भी कंफ्यूज हो गया। इसने भी सोचा कि यही रियल है, क्योंकि एक बार हटेगा, दूसरी बार डिटेक्ट करेगा तो ये सोचेगा यही रियल है। तो ये क्या करता है, तो इसकी जो पॉलीमरेज जो चैन है, ये न्यूक्लिक बेसिस है, ये क्या होगा, न्यूक्लिक बेसिस में जब
रेमडेसिविर ऐड हो जाएगा, बार बार ऐड कर देंगे तो ये पहचान ही नहीं पाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जो यहाँ की जो चेन है ये टूट जाएगी, रेप्लिकेशन रुक जाएगा, रेप्लिकेशन रुक जाएगा, चेन टूट जाएगी। तो जो इसका रेप्लिकेशन रुक जाएगा तो बचा खुचा जो कोरोना वायरस है उसको क्या करेगा, हमारी जो एंटीबॉडी है वही ख़त्म कर देंगी। ठीक है, तो ख़त्म कर देंगे तो पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं हम साइटोकाइनिन स्टॉर्म। साइटोकाइनिन स्टॉर्म जो हमारे पत्रकार थे न्यूज उसके, तो जो वो भी क्या है, साइटोकाइनिन स्टॉर्म से ही उनकी डेथ हुई है। स्टॉर्म आया था उनकी बॉडी में, उनका हार्ट फेल हुआ था, उसी से उसकी डेथ हुई है। तो साइटोकाइनिन स्टॉर्म क्या होता है, ये अगर हम देखें तो इसी में क्या है, ब्लैक फंगस भी इसी में छुपा हुआ है। अगर हम नाम्स की बात करें तो साइटोकाइनिन स्टॉर्म मतलब हमारी बॉडी में अगर कोई भी हार्मफुल चीज़ इफेक्ट करती है, अंदर जाती है, तो जो साइटोकाइनिन है बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। ये क्या करता है, एक मैसेज पहुंचाता है इम्यूनिटी सिस्टम तक। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता। जैसे कोविड-19 जो था वो अननोन था हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी में एंटर किया उसने और उसको हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम था वो डिटेक्ट नहीं कर पाया। डिटेक्ट कर लेता तो उसको मार देता। अब डिटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, पहले तो उसको स्ट्रक्चर पहचानने का, उसके न्यूक्लिक बेसिस को देखेगा, तो उसके बाद उस पर अटैक करेगा। अगर उसके बस का होगा तो नहीं कर पाएगा, नहीं ख़त्म कर पाएगा। तो उसमें क्या होता है, जो साइटोकाइनिन है, ये कोई भी चीज़ अगर हमारी बॉडी में अननोन चीज़ एंटर करती है तो साइटोकाइनिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। इतना रिलीज होता है, बार बार मैसेज पहुंचाता है इम्यूनिटी सिस्टम के पास, बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाता है। इतना रिलीज हो जाता है कि फेफड़ा पूरा भर जाता है। ठीक है, फेफड़ा पूरा भर जाता है मतलब एक तरह से भगदड़ मच जाती है। फिर क्या होता है, आपस में ही ये ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद फेफड़ा पूरा भर जाएगा तो आदमी को फिर सांस लेने में दिक्कत होती है और फिर दिल का दौरा पड़ेगा, दिल का दौरा पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें किसी, जैसे मान लो कि कोई गांव है, किसी गांव में एक अजगर सांप आ गया कभी नहीं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाएगी। ठीक है, देखने के लिए उसको बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाएगी, बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, मान लो लाखों की संख्या में भीड़ लग गई। और वहीं पे अगर वो उसने किसी को अटैक कर दिया तो सब लोग भागेंगे, भगदड़ मच जाएगी, भगदड़ मचेगी तो उसमें कई तो कुचल के मर जाएंगे। तो लोग, तो ऐसे ही क्या है, ये साइटोकाइनिन है, ये भी एक तरह से कुचल के मर जा रहा समझ लो। तो उसको कहते हैं, एक तरह से बहुत ज़्यादा साइटोकाइनिन आता है, एक आंधी आती है, उसको हम स्टॉर्म कहते हैं, कुचल के मर जाता है। तो वहाँ पर फेफड़े में क्या आता है, जगह नहीं रहती है, सांस लेने की दिक्कत हो जाती है और अटैक आ जाता है और आदमी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उसके इलाज के लिए क्या था, डेक्सामेथासोन, डेक्सोना एक ड्रग है, बहुत सस्ता आता है। तो जब पता चल जाए ना कि वायरस आ गया है अंदर, ठीक है, जब कोविड पेशेंट जो सीवियर हो जाता है तो 1 to 6 डेज, 1 से 6 दिन के अंदर क्या रहता है, साइटोकाइनिन स्टॉर्म आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ज़्यादा खतरा रहता है। तो 1 से 6 डेज के अंदर अगर डॉक्टर की परमिशन के अकॉर्डिंग अगर डेक्सामेथासोन ले लिया जाए, डेक्सामेथासोन क्या करता है, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसको क्या करता है, शांत बैठा देता है। जैसे मान लो कोविड गया और साइटोकाइनिन स्टॉर्म बहुत ज़्यादा रिलीज हुआ और वो अपने आप ही ख़त्म होकर मर गया। वहीं पे अगर ये रिलीज़ ही ना हो, शांत बैठा रहे, तो क्या होगा, शांत बैठा रहेगा तो नहीं मरेगा, तो साइटोकाइनिन स्टॉर्म नहीं आएगा। तो डेक्सामेथासोन दिया जाता है उस चीज़ के लिए। डेक्सामेथासोन क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को शांत कर देता है, शांत कर दिया इम्यूनिटी को उसने। तो वहीं पे अगर हम इसकी बात करें, इम्यूनिटी जब शांत हो गई तो इम्यूनिटी वर्क करेगी ही नहीं, चाहे कोई भी डिजीज आ जाए। वहीं पर आ जाता है ब्लैक फंगस, म्यूकर माइकोसिस। ये म्यूकर नॉर्मल फंगस होता है, जो म्यूकर फंगस होता है जो रोटियों पे ब्रेड पे लगता है, काला सफ़ेद जो फंगस होता है वो ब्रेड पे लगता है, वो होता है म्यूकर। ठीक है, ये म्यूकर माइसिस है ये। तो अगर बात करें तो वो क्या करता है, वो हमारी नाक से घुसता है। जैसे मान लो किसी का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, किसी को कोरोना वायरस से ज़्यादा ही इफेक्टेड है और वो उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद उसमें साइटोकाइनिन स्टॉर्म ना आए, उसके लिए क्या कर दिया, एस्टेरॉइड दे दिया। कौन सा एस्टेरॉइड दे दिया, डेक्सामेथासोन एस्टेरॉइड दे दिया। तो उससे हमारी इम्यूनिटी शांत हो जाएगी। इम्यूनिटी शांत हो जाएगी तो इम्यूनिटी वर्क नहीं करेगी, चुपचाप बैठ जाएगी इम्यूनिटी। तो उसमें क्या होगा कि जो मास्क लगाए रहते हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो मास्क होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, नमी होती है, ऑक्सीजन आएगी, नमी हो जाएगी नाक के पास। तो वहीं पर क्या होता है, ये जो फंगस है, नॉर्मल फंगस है, ये नमी के पास ज़्यादा पनपता है, तो वहाँ पर पनपेगा और नाक से अंदर को घुस जाता है। जब नाक से अंदर को घुसेगा तो उसके लक्षण क्या होते हैं, सबसे पहले तो
पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, नाक से ब्राउनिश पानी आएगा। और अगर नाक में अगर हम ऐसे करके देखें तो धब्बे बढ़ जाते हैं कुछ, ठीक है। तो उससे अगर हमें पता चल जाए तो हम उसका इलाज कर सकते हैं वहीं पर। अगर उसके बाद वो अंदर बॉडी में एंटर कर गया तो फिर क्या होता है, सीधे दिमाग पर अटैक करता है, आँखों में अटैक करता है। और फिर वो उससे देखा ही है कि इसको तो ब्लैक फंगस को तो महामारी घोषित कर दिया गया है। तो ये जो है इसके लक्षण हैं ब्लैक फंगस के। और ये आता क्यों है, अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है, अगर हम डेक्सामेथासोन ना लें तो कोरोना से मरेगा आदमी। और डेक्सामेथासोन अगर हम लें, डेक्सामेथासोन ना लें तो साइटोकाइनिन स्टॉर्म आएगा और मरेगा आदमी, कोरोना से मरेगा। और अगर ये ना लें, अगर मतलब इसको हमने ले लिया, अगर इसको हमने नहीं लिया तो तब भी मरेगा आदमी। और अगर हमने इसको ले लिया तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो होगा वो वर्क नहीं करेगा, तो आदमी ब्लैक फंगस या वाइट फंगस जो भी हो उससे ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो है देखो, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जरा सा भी अगर पूरी बॉडी पे वर्क करते रहता है, जरा सा भी अगर फेलियर हो गया तो आदमी ख़त्म हो सकता है। कहीं ज़रूरी नहीं है ब्लैक फंगस जो है छोटी सी बीमारी, कोई भी छोटी से छोटी निमोनिया, अगर निमोनिया तो खैर बड़ी बीमारी है, कुछ भी हो सकता है, सर्दी जुकाम से भी आदमी मर सकता है अगर हमारी इम्यूनिटी वर्क ना करे। इम्यूनिटी वर्क कैसे करती है, जैसे इन्फ्लामेशन, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इन्फेक्शन और एक इन्फ्लामेशन होती है। इन्फेक्शन का मतलब जैसे मान लो कि कोई भी किसी भी चीज़ ने, मान लो हमारे यहाँ चोट लग गई, ठीक है, यहाँ चोट लग गई तो क्या हुआ, चोट जब लग जाती है तो वो क्या कहता है, एक तरह से हम कहेंगे इन्फेक्शन कहेंगे। अगर कोई बैक्टीरिया घुस गया हमारी बॉडी में, फंगस, अब तो वो इन्फ्लेमेशन होता है, वो सॉरी इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन पर हमारी बॉडी वर्क करती है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वर्क करता है, तो हम उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन में क्या कहता है, क्या होता है कि जहाँ पर चोट लगी है हो सकता है वो अंग ही काम करना बंद कर दे कुछ टाइम के लिए। दूसरा क्या है कि वहाँ पर रेड कलर हो जाएगा, ठीक है, रेड कलर हो जाएगा, इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी वर्क कर रही है। और दर्द होगा बहुत ज़्यादा, इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी वर्क कर रही है। और गर्म हो जाएगा, ठीक है, हीट मारेगा तो इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी वर्क कर रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है और वो उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल फंगस हो गया। कई फंगस तो ऐसे होते हैं जो हमारी स्किन पे इफेक्ट करते हैं। फंगस होते हैं कि खुजली उजली हो जाती, कई दिनों तक चलती रहती, तो वो कितना हार्मफुल होगा। अगर मान लो कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो शांत हो जाए, वर्क ही ना करे, तो वो कितना हार्मफुल होगा। ये तो नॉर्मल सा है। तो ये जो है ये ब्लैक फंगस हो गया, ये नॉर्मल फंगस होता है, म्यूकर होता है जो ब्रेड पे लगता है, ठीक है। तो ये हार्मफुल इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी उस पर वर्क नहीं कर पाती है। जो हमारे पत्रकार थे उनको साइटोकाइनिन स्टॉर्म ही आया, अगर उसको टाइम से डेक्सामेथासोन दे दिया जाता तो शायद उनको साइटोकाइनिन स्टॉर्म नहीं आता और उनको बचा लिया जाता। लेकिन उस टाइम तक तो प्रैक्टिकल ही चल रहे थे। अभी भी बता रहे हैं ब्लैक फंगस के लिए भी कई मेडिसिन आ रही हैं, उनको निकाला जा रहा है। तो अभी कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल क्या रहा है। तो इसीलिए तो आई होप आपको समझ में आएगा कोविड अटैक कैसे करता है, बॉडी पे कैसे एंटर करता है, रेमडेसिविर कैसे वर्क करता है और ब्लैक फंगस क्या है, और एस्टेरॉइड कब देने चाहिए। एस्टेरॉइड कभी भी डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं लेने चाहिए, नहीं तो आदमी को फिर जान का खतरा हो सकता है, ब्लैक फंगस हो सकता है, ठीक है।